Hello everyone. So today we will learn about our fifth chapter, that is user defined function. Okay. So function basically क्या है? फंक्शन समझो ऐसा कुछ चीज है जो तुम्हारा काम बहुत आसान बना देगा। मतलब तुम्हारा जो अपकमिंग प्रोग्रामिंग जर्नी होगा ना, वो बहुत ही आसान बना देगा। अब कैसे आसान बनाएगा ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। सपोज तुम्हें एक प्रोग्राम दिया है कि तुम्हें 10 नंबर दिया है और तुम्हें वो 10 नंबर चेक करना पड़ेगा कि वो 10 नंबर क्या प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है। तो प्राइम नंबर कैसे तुम चेक करते हो? एक फॉर लूप यूज करते हो, उसके अंदर कंडीशन चेक, इफ कंडीशन देते हो, उसके अंदर एक काउंटर देते हो। काउंटर वैल्यू मैच होगा तो तुम प्राइम बोल दोगे, और नहीं तो प्राइम नहीं होगा। मल्टीपल अप्रोच है प्राइम नंबर करने का, मैं जस्ट एक अप्रोच डिस्कस किया। ठीक है। तो अगर तुम्हें 10 बार ये सेम, मतलब 10 नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा, तो तुम क्या ये 10 बार ही सेम कोड्स रिपीट करोगे? मतलब तुम्हारा प्राइम नंबर का मेन कोड सपोज पकड़ो 6-7 लाइन्स का होगा, और अगर तुम्हें 10 नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 लाइन्स लगेगा। ठीक है। तो तुम क्या 60 to 70 टाइम्स सेम कोड लिखोगे? और अगर लिखोगे भी, क्या वो मोस्ट एफिशिएंट मेथड होगा तुम्हारा ये प्रोग्राम सॉल्व करने का? तो ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं फंक्शंस के मदद से। सपोज तुम्हें फंक्शन अगर क्रिएट कर दोगे कि एक फंक्शन है प्राइम नम का, उसके अंदर तुम सारा लॉजिक और सिंटैक्स और जो जो प्राइम नंबर चेक करने में लगता है वो सब लिख दोगे, और सिर्फ तुम वो 10 बार 10 नंबर के लिए वो प्राइम फंक्शन को कॉल कर दोगे। ठीक है। तो तुम्हारा बहुत आसानी से ये लाइक प्राइम नंबर 10 नंबर के तुम निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये करने का हमारा एडवांटेज क्या है? हम तो मतलब 10 बार वो सेट ऑफ कोड लिख के भी प्राइम नंबर चेक कर सकते थे। ये करने का हमारा एडवांटेज यही है कि तुम्हें बहुत बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा, स्पेस सेव हो जाएगा। तुम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कर सकते हो, मतलब एक कोड को ही बार बार रीयूज कर सकते हो। ठीक है। कोड बहुत ऑप्टिमाइज्ड होगा। अब ये ऑप्टिमाइज्ड वर्ड तुम्हें आई गेस अभी समझ में नहीं आएगा। अगर तुम लोग फ्यूचर में लाइक कंप्यूटर साइंस परस्यू करोगे, तो तुम्हारा एक लाइक सब्जेक्ट आएगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तब तुम ऑप्टिमाइजेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ोगे। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी के लिए। पर ये तुम्हारा कोड को बहुत ऑप्टिमाइज बना देगा। तुम लाइक कोड को मैनेज करने में ही तुम्हें आसानी होगा। लाइक अगर तुम 70 लाइन्स का एक कोड होगा और एक सेम काम ही करेगा, और एक कोड होगा 10 to 15 लाइन्स का। ठीक है। तुम 10 to 15 लाइन्स का कोड ज्यादा आसानी से हैंडल कर पाओगे कंपेयर टू लाइक फॉर 60 to 70 लाइन्स वाला कोड। ठीक है। तो एक बार हम, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि नोट्स के डेफिनेशन में क्या एग्जैक्टली लिखा है कि एक फंक्शन क्या है। अच्छा, पहले एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, फंक्शन एक्चुअली दो टाइप का होता है। ठीक है। एक होता है बिल्ड इन फंक्शंस, और एक होता है तुम्हारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ओके। बिल्ड इन फंक्शंस क्या है? बिल्ड इन फंक्शन समझो वो फंक्शन है जो ऑलरेडी लाइक कंपाइलर में डिफाइन है कि ये फंक्शन का ये काम है, इस फंक्शन के ये काम है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शंस तुम लोगों को पूरा ही तुम्हें कोड में डिफाइन करना पड़ता है कि जो मैं बोला, एक प्राइम फंक्शन का काम क्या है, प्राइम फंक्शन प्राइम नंबर कैलकुलेट करते हैं, वो लॉजिक तुम्हें अपने कोड में डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर एक प्राइम फंक्शन तो बिल्ड इन फंक्शन नहीं है, पर अगर प्राइम फंक्शन बिल्ड इन फंक्शन होता, तो प्राइम फंक्शन तुम्हें कोड डिफाइन नहीं करना पड़ता लॉजिक, वो ऑलरेडी कंपाइलर में डिफाइंड होता कि प्राइम फंक्शन ऐसे काम करता है, इसका फंक्शन ये है। ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस नहीं डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम नोट्स में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन। अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक मिनट, हाँ। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू परफॉर्म द टास्क। में जो बोला एक्चुअली जो कोड में हम डिफाइन करेंगे, it allows the programmer to encapsulate। अभी encapsulate वर्ड अभी के लिए तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, एक दो चैप्टर के बाद तुम्हारा एक चैप्टर आएगा इनकैप्सुलेशन नाम के, तब मैं इनकैप्सुलेशन डिटेल में डिस्कस करूंगा।
encapsulate a block of code that can be reused. मैं जो डिस्कस किया reusability of code, which can save time and make the code easier to read and maintain. ठीक है, तो ये एडवांटेज एक बार पढ़ लेना, बुलेट वाइज तुम्हें लिखा है, पर मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ फंक्शंस का एडवांटेज क्या है। फर्स्ट एडवांटेज तुम्हारा है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ये कोड को तुम बार बार रीयूज कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ये तुम्हारा टाइम और स्पेस दोनों ही सेव करता है। ठीक है, और तुम्हारा ये, अगर तुम लोग फंक्शंस यूज करोगे तुम लोगों को मतलब कोड हैंडल करने में भी बहुत आसान होगा। ठीक है, और सिंप्लीफाइड हो जाएगा तुम्हारा कोड। ठीक है, तो वी है बेसिक तुम्हारा फंक्शंस का काम। और जितना चैप्टर प्रोग्रेस होगा तुम्हें फंक्शंस के बारे में और ज्यादा आइडिया आना स्टार्ट होगा। तो फंक्शंस का जनरल सिंटैक्स क्या है? जनरल सिंटैक्स है, पहले तुम्हें एक्सेस स्पेसिफायर लिखना पड़ता है, रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, फंक्शन नेम लिखना पड़ता है, उसके ब्रैकेट में अगर कोई पैरामीटर होगा तो तुम्हें ये पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, मैं डिस्कस करूंगा क्या एक्सेस स्पेसिफायर है, रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, मेथड नेम मतलब फंक्शन का जो नेम है वही मेथड नेम है, पैरामीटर क्या है, ये सारा चीज मैं डिस्कस करूंगा। अब देखो तुम एक फंक्शन कैसे लिखते हो, मतलब एक फंक्शन डिक्लेरेशन, मेथड डिक्लेरेशन कैसे होता है। ठीक है, पहले तुम्हें एक्सेस स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर तुम्हारा मेनली तीन तीन टाइप का होता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, और एक होता है डिफॉल्ट। बट मेनली तुम्हारा तीन तरह का ही होता है। ठीक है, और रिटर्न टाइप तुम्हारा क्या है वो रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें लिखना पड़ेगा फंक्शन नेम, और ब्रैकेट में अगर कोई पैरामीटर होगा तो तुम्हें वो पास करना पड़ेगा, और ये ओवरऑल हो जाएगा तुम्हारा फंक्शन डिक्लेरेशन और मेथड डिक्लेरेशन। अभी एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर तुम समझो, एक्सेस स्पेसिफायर में जो डिस्कस किया, एक्सेस स्पेसिफायर तुम्हारा बेसिकली तीन टाइप का होता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर तुम बेसिकली समझो, जो तुम फंक्शन लिख रहे हो वो फंक्शन तुम कैसे एक्सेस कर पाओगे तुम्हारा ओवरऑल प्रोग्राम में, ओवरऑल कोड में। अगर तुम एक्सेस स्पेसिफायर यूज करो पब्लिक, तो तुम प्रोग्राम के कहीं से भी तुम वो फंक्शन को एक्सेस कर पाओगे, कॉल कर पाओगे, यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, प्राइवेट अगर होगा एक्सेस स्पेसिफायर तो तुम सिर्फ वो क्लास से ही वो फंक्शन कॉल कर पाओगे, इस क्लास के बाहर तुम वो फंक्शन कॉल कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर तुम्हारा एक्सेस स्पेसिफायर होगा प्रोटेक्टेड तो तुम लाइक सिर्फ वो क्लास जिसमें फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, फंक्शन है, और उसका सब क्लास से तुम वो फंक्शन को एक्सेस कर पाओगे। तो तुम्हारा ये था तीन टाइप एक्सेस स्पेसिफायर जो तुम्हारा करिकुलम में है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप समझते हैं, सपोज तुम्हारा एक फंक्शन है जो तुम्हें दो नंबर का सम कैलकुलेट करके रिटर्न करता है, तो उसका रिटर्न टाइप बहुत ही एविडेंट है, उसका रिटर्न टाइप आइदर इंट होगा या बुलियन होगा, और तुम्हारा फ्लोट होगा, डबल होगा। ठीक है, और एक फंक्शन है तुम्हारा जो प्राइम नंबर कैलकुलेट करता है, तो उसका रिटर्न टाइप तुम्हारा क्या होगा, ये प्राइम होगा कि नहीं होगा, मतलब यस और नो, मतलब ट्रू और फॉल्स, मतलब उसका रिटर्न टाइप बुलियन होगा। ठीक है, मतलब समझो रिटर्न टाइप ऐसा कुछ चीज है किस तरह का वैल्यू वो फंक्शन तुम्हें देता है, मतलब रिटर्न करता है, यही है तुम्हारा रिटर्न टाइप। उसके बाद क्या है मेथड नेम। तो फंक्शन नेम तुम्हारा मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, सिर्फ ट्राई करना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स अवॉइड करने का, कभी कभी एरर दे देता है। और उसके बाद तुम्हारा आता है पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, पैरामीटर्स, अब ये पैरामीटर क्या है समझते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर समझो, अगर तुम्हें दो नंबर का सम कैलकुलेट करना पड़ेगा तब तुम्हें दो नंबर पास कराना पड़ेगा फंक्शन से। सब कंसिडर ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी तुम्हें फंक्शन से पास कराना पड़ेगा, वो ए एंड बी हो जाएगा तुम्हारा पैरामीटर। ठीक है, और अगर समझो तुम्हें एक प्राइम नंबर चेक करना पड़े, तो तुम्हें उससे फंक्शन से पास कराना, एक नंबर पास करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि वो प्राइम है कि नहीं, जो नंबर तुम पास करोगे वो पैरामीटर। ठीक है, मतलब तुम इनपुट में जो दोगे वो फंक्शन को, जिसके मदद से वो प्रोसेस होगा, वो कैलकुलेशन होगा, वो फंक्शन काम करेगा, वही पैरामीटर है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा एक मतलब कंपोनेंट्स ऑफ अ मेथड डिस्कस किया। अब इधर देखते हैं हेडर क्या है। ठीक है, हेडर क्या है डेफिनेशन में पहले देखते हैं। द हेडर ऑफ अ मेथड इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेथड दैट स्पेसिफाइज एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम। एग्जांपल में देखते हैं पब्लिक इंट मेन नम।
तो ये पूरा चीज को तुम हेडर बोलते हो, ठीक है। ये जो पूरा चीज लिखा है ना, यही चीज हेडर है, कोई मतलब बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मेथड सिग्नेचर क्या है? मेथड सिग्नेचर ये वाला पार्ट है, तुम लाइक लिखा है ना, ये फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिस्ट को एक साथ तुम लाइक मेथड सिग्नेचर बोलते हो, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस किया तुम लोगों के साथ। ये है तुम्हारा एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। रिटर्न टाइप ये है, ये भी तुम लोगों के साथ मैं डिस्कस किया, रिटर्न टाइप। फंक्शन नेम तो जो तुम फंक्शन के नेम दोगे वही फंक्शन नेम है। पैरामीटर लिस्ट भी तुम्हारे साथ में डिस्कस किया। मेथड ब्लॉक क्या है? मेथड ब्लॉक इज द बॉडी of the method that contains the instruction that performs a task that the method is designed to do। मतलब एक मेथड के अंदर ब्रेस देके तुम जो लाइंस ऑफ कोड लिखते हो ना, जो एक्चुअली प्राइम नंबर के कंसिडर मतलब एग्जांपल से ही समझते हैं, प्राइम नंबर जो कैलकुलेट करते हो, प्राइम फंक्शन लिख के उसके अंदर जो जो लाइंस ऑफ कोड है वही तुम्हारा है, क्या है तुम्हारा, वही है तुम्हारा मेथड ब्लॉक, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट थोड़ा समझते हैं। The return statement is used to return a value from the method to the caller, specifies the value that the method should return and terminates the method execution। तुम जो फंक्शन लिख रहे हो ना उसके अंदर तुम्हारा एक रिटर्न लाइन होना चाहिए, जो रिटर्न लाइन जो फंक्शन काम करके अल्टीमेट जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, अल्टीमेट रिजल्ट और अल्टीमेट आउटपुट तैयार कर रहा है, वो अल्टीमेट वैल्यू को जो रिटर्न करता है ना, और रिटर्न करने का जो लाइन होता है मतलब फंक्शन के अंदर, वही तुम्हारा रिटर्न स्टेटमेंट है एक्चुअली, ठीक है। तो एक सिंटेक्स दिया है रिटर्न स्टेटमेंट का, देखो ये जो लाइन है ना, रिटर्न सम, इधर एक सम फंक्शन है जो 2 नंबर का तुम्हारा सम कैलकुलेट कर रहा है, ये सम रिटर्न सम है तुम्हारा रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, मतलब क्या क्या फीचर्स है रिटर्न स्टेटमेंट के एक्चुअली। जो फर्स्ट फीचर है, according to these notes, it always used at the end of method that is the exit point of the method। मतलब एक रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है ना, तुम वो फंक्शन के और मेथड के एकदम एंड में लिखते हो। क्यों एंड में लिखते हो? क्यों? एक फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन का काम है, सपोज एक सम फंक्शन है, तो सम फंक्शन का काम क्या है? 2 नंबर का सम मतलब कैलकुलेट करके वो सम तुम्हें रिटर्न करना, ठीक है। अब अगर तुम्हारा वो मतलब सम का वैल्यू रिटर्न कर दे, उसके बाद तो फंक्शन का कोई काम नहीं है ना। मतलब उसके बाद तुम जो भी लाइंस लिखोगे सिर्फ लिखने के लिए लिखोगे, इसका कोई पर्पस नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस सम कैलकुलेट करना वो तो वो पहले ही कर चुका है। इसलिए ये मतलब ये पॉइंट है कि इट इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ द मेथड दैट इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ द मेथड। मतलब तुम एंड में ना भी लिख सकते हो, पर रिटर्न के बाद में जो जो स्टेटमेंट्स लिखोगे तुम लोग, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? नो स्टेटमेंट इन द मेथड ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट। वही बोला, मतलब रिटर्न के बाद तुम कुछ भी लिख सकते हो, लिखने में कोई बुराई नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसका कोई सिंटेक्स एरर आता है, पर वो पार्ट तुम्हारा ना एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट, रिटर्न स्टेटमेंट कैन ओनली रिटर्न अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम अ मेथड टू इट्स कॉलर। मतलब रिटर्न स्टेटमेंट एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है कॉलर को। मतलब कॉलर मतलब जब तुम्हारा वो फंक्शन कॉल होगा, वो मल्टीपल वैल्यूज कभी रिटर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट है, अ फंक्शन मे हैव मोर देन वन टर्मिनेशन पॉइंट्स, thus a number of return statement may be included to terminate the method from the different points। मतलब एक तुम जो फंक्शन मतलब रिटर्न यूज करते हो ना, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हो, वो एक्चुअली तुम फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट क्या है? इसके बाद वाला पॉइंट है, in case of multiple return statements are implied in a method, only one of them will be executed to। मतलब अगर तुम्हारा मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट हो, तब सिर्फ एक ही रिटर्न स्टेटमेंट काम करेगा, ठीक है। इधर लिखा है कि मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर implied टू अ मेथड, ओनली वन ऑफ देम विल एग्जीक्यूटेड टू रिटर्न द कंट्रोल, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट, वंस कंट्रोल एग्जिट्स फ्रॉम अ मेथड इट कैनॉट बी रीअपियर into the method block for any further execution until the method is called again। अगर एक बार तुम फंक्शन से निकल जाओ, ठीक है,
तुम वो फंक्शन में कभी रिटर्न नहीं आ पाओगे। मतलब एक बार अगर सम फंक्शन, बेसिक सम फंक्शन अगर तुम मतलब एग्जाम्पल की तरह यूज करो, सम कैलकुलेट करके वो सम फंक्शन में निकल गया एग्जीक्यूशन, अब वो फिर से वो सम फंक्शन में नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल तुम सम फंक्शन को फिर से कॉल करोगे, ठीक है। तो वही लिखा है। इसके बाद तुम्हारा जो पॉइंट आता है वो है इन्वोकिंग अ मेथड। इन्वोकिंग अ मेथड का मतलब क्या है? इट मीन्स कॉलिंग द मेथड टू एग्जीक्यूट इट्स कोड, ठीक है। मतलब तुम उसको इन्वोक कर रहे हो, तुम उसको कॉल कर रहे हो फंक्शन को, उसका दो नंबर का सम प्रिंट करने के लिए। मैं सारा एग्जांपल कोशिश करूंगा सम की मदद से ही लेना, क्योंकि तुम लोगों को समझना ही आसानी होगा, क्योंकि सम एक बहुत ही बेसिक फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद दो तरह का पैरामीटर आता है, फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। ये चीज मैं तुम लोगों को डायरेक्टली पहले एग्जांपल से ही समझाऊंगा, ठीक है। इधर एक स्निपेट है। स्निपेट में देखो, एक्चुअल पैरामीटर इस चीज को बोल रहे हो तुम, ठीक है, एरो देके मेंशन किया है। और फॉर्मल पैरामीटर तुम इस चीज को बोल रहे हो। अब समझते हैं एक्चुअल पैरामीटर एक्चुअली क्या है। एक्चुअल पैरामीटर लाइक तुम जो फंक्शन कॉल करते हो ना, तब ब्रैकेट में जो जो पैरामीटर्स पास करते हो, मतलब जो एक्चुअली जो पैरामीटर्स का तुम सम कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, वही तुम्हारा एक्चुअल पैरामीटर। और फॉर्मल पैरामीटर क्या है? जब तुम फंक्शन लिखते हो फंक्शन डेफिनेशन में, तब तुम जो एक्चुअली फॉर्मली पैरामीटर को पास कर रहे हो ना, इसको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। लाइक इन सम, इन पी और क्यू का कोई, तुम इन पी और क्यू का तो वैल्यू नहीं सम प्रिंट कर रहे हो ना, तुम तो एक्चुअली ए और बी का ही सम प्रिंट कर रहे हो। ए एंड बी हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल पैरामीटर, और पी एंड क्यू हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। वही चीज तुम्हारा इधर डेफिनेशन में लिखा है। तुम एक्चुअल पैरामीटर्स को आर्गुमेंट में बोल सकते हो। द वैल्यूज पास टू अ मेथड व्हेन इट इज कॉल्ड, ये तुम्हारा कॉलिंग लाइन है, ठीक है। इस लाइन में तुम जो एक्चुअली पैरामीटर्स पास करोगे वही तुम्हारा एक्चुअल पैरामीटर होगा। दे कैन बी कांस्टेंट वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस ऑफ एनी टाइप दैट इज कंपैटिबल विद द फॉर्मल पैरामीटर। अब देखते हैं फॉर्मल पैरामीटर क्या है। फॉर्मल पैरामीटर को तुम लोग पैरामीटर के नाम से भी और मेथड पैरामीटर्स के नाम से भी मतलब पहचान सकते हो। आर द वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ द मेथड डेफिनेशन। में जो बोला ना, फंक्शन डेफिनेशन में तुम जो लिखते हो वही चीज है। दे स्पेसिफाई द टाइप नेम, number of values that the method expects to receive when it is called, ठीक है। वही चीज है। एक बार हम झट से ये डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन में तुम्हारा वही लिखा है, when the function is called the values or expression that is passed to the function call are known as arguments or actual parameter। और फॉर्मल पैरामीटर में भी वही डेफिनेशन लिखा है, सिंपल सा। एक बार देख लेना, कुछ लाइक नहीं समझने वाला कुछ चीज नहीं है। Actual parameters are the parameters which are in calling subprogram, or formal parameters are the parameters which are in call subprogram। वो in calling subprogram और ये होगा in called subprogram, ठीक है। There is no need to specify the data type in actual parameter। data type तुम specify ना करो तब भी चलेगा, पर तुम्हें इधर data type specify करना पड़ेगा, ये मस्ट मैंडेटरी चीज है, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है? द पैरामीटर्स आर रिटन इन फंक्शन आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। द पैरामीटर्स आर रिटन इन फंक्शन डेफिनेशन इज नोन एज फॉर्मल पैरामीटर। हमेशा हमेशा याद रखना, जब तुम फंक्शन कॉल करोगे तब जो पैरामीटर तुम यूज करोगे वो होगा तुम्हारा एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि तुम वो एक्चुअली उस पैरामीटर्स का ही मतलब कैलकुलेशन करोगे। और फॉर्मल पैरामीटर होगा हमेशा फंक्शन डेफिनेशन में, उस वो मतलब उस पैरामीटर्स को तुम वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं करोगे। अब हम समझेंगे वेज ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन। ओके, तो वेव्स वे क्या है फंक्शन डिफाइन करने का। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें कोई स्निपेट देगा और उसका तुम्हें आउटपुट प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, और वो स्निपेट अगर कुछ तुम्हारा फंक्शन रिलेटेड है, हमेशा प्रोग्राम को ऐसे रीड करना, लाइक तुम हमेशा मेन फंक्शन रीड करना कभी, लाइक और जो फंक्शंस है उसमें मत जाना। अगर तुम लोग देखना कि मेन फंक्शन में वो अदर्स कोई फंक्शन कॉल हुआ है, तभी तुम लोग लाइक अदर्स फंक्शंस में जाओगे, और एल्स तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक कंपाइलर जब एक प्रोग्राम को रीड करता है वो सिर्फ तुम्हारा मेन फंक्शन रीड करता है, ठीक है। अगर मेन फंक्शन में कोई दूसरा फंक्शन का कॉल हुआ है तभी वो लाइक दूसरा फंक्शन में जाता है। सपोज ये कोड पकड़ो तुम लोग,
ये कोड में बेसिकली हम क्या किए, हम इस कोड में हम लाइक फैक्टोरियल कैलकुलेट किए। तो हम हमारा कंपाइलर कैसे जाएगा, फर्स्ट ये क्लास वाला लाइन जाएगा, उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद तुम्हारा ये मेन वाला मतलब जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, उसके बाद ये जाएगा। इसके बाद जब इसको पता चलेगा कि भाई फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये फैक्टोरियल फंक्शन की मदद से, तब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूट होके इसमें इसके बाद स्टोर हो जाएगा, मतलब इधर स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर होने के बाद ये तुम्हारा फिर से ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन करके ये प्रिंट कर देगा, मतलब प्रोग्राम ऐसे रीड होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन का मतलब मेन काम क्या है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर ये कुछ रिजल्ट रिटर्न नहीं करता तब एग्जीक्यूशन तो प्रॉपरली होता, कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, पर तुम लोग इधर लाइक आउटपुट नहीं देखते, बिकॉज लाइक ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा ना, मतलब इधर से ये पूरे पार्ट से तो मतलब इधर में कोई वैल्यू ही नहीं जा रहा ना। तो ये बंदा, मतलब बंदा नहीं, ये फंक्शन कैसे कुछ रिटर्न करेगा? ठीक है, कुछ भी नहीं रिटर्न कर पाएगा। तो वही होता है एक्चुअली। इसके बाद और इस पार्ट में तो तुम्हारा वही सिंपल सा चीज़ है, लिखा है कि अगर तुम्हारा रिटर्न नहीं हुआ कुछ, मतलब फैक्टोरियल वाला फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं किया, तब तो एग्जीक्यूशन फुल होगा, एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, पर हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट करके वो वैल्यू मेन में रिटर्न नहीं कर पाएगा, मतलब वो प्रिंट ही नहीं होगा, हमें कुछ लाइक फैक्टोरियल का आउटपुट ही शो नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ वो उधर ही कैलकुलेट होकर रह जाएगा, रिटर्न का कोई सिनेरियो ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये था तुम्हारा एक सिंपल स्निपेट जिसमें हम फैक्टोरियल कैलकुलेट किए। एक स्निपेट में हम फैक्टोरियल का आउटपुट लाइक रिजल्ट को रिटर्न की, और एक केस में रिजल्ट रिटर्न नहीं किया, उसका लाइक एनालाइज किए, मतलब कैसा होता है, मतलब रिटर्न होने से क्या होता है, रिटर्न ना होने से क्या होता है। तो अब तुम्हारा आता है एक्चुअल एंड पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। मतलब एक्चुअली तुम्हारा ये डिफरेंस जो है तुम्हारा है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का, पर वो चीज़ समझने से पहले तुम लोगों को थोड़ा आइडिया लेना ज़रूरी है एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर का। तो एक्चुअल पैरामीटर बेसिकली क्या है? एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर है जब तुम लाइक एक फंक्शन को कॉल करते हो ना, तब तुम ब्रैकेट में कुछ पैरामीटर्स पर्स करते हो। सपोज अगर तुम एक फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हो, और अगर तुम एक दो नंबर का सम प्रिंट कर सम लाइक फंक्शन को कॉल कर रहे हो, जब जब तुम वो फंक्शन कॉल करते हो उसके ब्रैकेट में तुम कुछ पैरामीटर्स पास करते हो, वो पैरामीटर्स हो जाता है तुम्हारा एक्चुअल पैरामीटर। तो अब फॉर्मल पैरामीटर क्या है? फॉर्मल पैरामीटर वो पैरामीटर है लाइक तुम जब एक फंक्शन डिफाइन करते हो ना, तब लिखते हो, जो पैरामीटर्स लिखते हो वो ब्रैकेट दे के पैरामीटर्स जो पास करते हो उसको कहते हैं तुम फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो इधर है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअली क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में तुम एक्चुअली पैरामीटर्स पास करते हो, और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में तुम उसका लाइक रेफरेंस पास करते हो, मतलब एड्रेस पास करते हो। ओ तब अब जब तुम लोग हायर स्टडीज़ करोगे कंप्यूटर लेके, तब तुम लोगों को पॉइंटर्स के बारे में पता चलेगा। एक्चुअली कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग पॉइंटर्स यूज़ करते हैं, पर उतना सिलेबस में नहीं है क्लास 10 का सिलेबस में। तो जो क्लास 10 का सिलेबस है वही बेसिक है कंसेप्ट, फॉर्मल मतलब फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर और कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड इन द फॉर्मल मतलब फॉर्मल पैरामीटर, एक कॉपी पास होता है एक्चुअल वैल्यू का। ठीक है, मतलब एक्चुअल पैरामीटर का भी बोलो एक कॉपी पास होता है, पर कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में तुम उसका एड्रेस पास करोगे, मतलब एक रेफरेंस पास करोगे। ठीक है, तो इसमें चेंजेस इन फॉर्मल पैरामीटर विल नॉट अफेक्ट इन द एक्चुअल पैरामीटर। अगर तुम एक कॉपी पास करोगे ना, तब मतलब तुम अगर कोई चेंज भी करोगे तो तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं ये चीज़ एक एग्जांपल देके समझाने का कोशिश करूँगा कि सपोज तुम्हारे पास कुछ नोट्स है। ठीक है, तो तुम्हारा दोस्त क्लास में एब्सेंट था, उसको वो नोट्स ज़रूरत है। ठीक है, तुम तुम्हारे दोस्त को बोले कि भाई तू जा और इसका नोट्स का फोटोकॉपी करके मतलब खुद के पास रख दे और ओरिजिनल नोट मुझको वापस कर दे। ठीक है,
तो अगर तुम्हारा दोस्त वो नोट्स का फोटोकॉपी में कोई चेंज करेगा तो तुम्हारा ओरिजिनल नोट्स में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना। तो वही कंसेप्ट है तुम्हारा कॉल बाय वैल्यू का, ओके। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, तुम तुम्हारा लाइक ओरिजिनल नोट्स का कॉपी तुम तुम्हारे दोस्त को दे दिए, ठीक है। अब वो अगर कुछ चेंज करेगा तो तुम्हारा ओरिजिनल नोट्स में भी तो इफेक्ट होगा ना। वही है कंसेप्ट तुम्हारा, चेंजेस इन फॉर्मल पैरामीटर विल रिजल्ट इन चेंजेस इन द एक्चुअल पैरामीटर, ओके। सेपरेट मेमोरी, इधर क्या होता है, सेपरेट मेमोरी लोकेशन इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। इधर तुम्हारा डिफरेंट लोकेशन अलॉट होता है फॉर्म मतलब दोनों पैरामीटर का, फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं प्योर फंक्शन क्या है और इम्प्योर फंक्शन क्या है। अ प्योर फंक्शन व्हेन इन्वोक्ड डजंट हैव एनी doesn't cause any change in the state of an object. It means there will no change in the values of the parameters passed while calling, ठीक है। इन जनरल प्योर फंक्शन इज अ रिटर्नेबल फंक्शन, ये तो एक रिटर्नेबल फंक्शन होगा तुम्हारा जो प्योर फंक्शन होगा। और तुम जो पैरामीटर पास करोगे ना कॉल करने के वक्त में, तो उस पैरामीटर्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब तुम जब फंक्शन कॉल करते हो तब तो तुम एक्चुअल पैरामीटर्स पास करते हो ना, तो देयर विल नो चेंज इन दी वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स पास्ड वाइल कॉलिंग, मतलब वो एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इम्प्योर फंक्शन क्या है, इम्प्योर मतलब प्योर अगर ये है तो इम्प्योर पूरा ही उल्टा होगा, मतलब कुछ इफेक्ट करेगा तुम्हारा, मतलब चेंज करेगा वैल्यूज पैरामीटर्स का। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूटेटेड मेथड्स, और तुम्हारा सिंपली म्यूटेटर्स से नाम से भी इसको जाना जाता है। they can also cause change in the state of an object. It means that the object that means the values of actual parameters are get modified or changed depending on the current state of the object, okay। मतलब बेसिकली वही बात है, मतलब तुम्हारा जो वैल्यू तुम पास करोगे पैरामीटर में रिटर्न करने के वक्त, तब तुम्हारा लाइक ये वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है, मॉडिफाई कर सकता है वैल्यू, अगर तुम्हारा फंक्शन इम्प्योर फंक्शन होगा तभी, ओके। तो अब हम समझेंगे फंक्शंस ओवरलोडिंग, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग समझाने से पहले एक फंक्शन ओवरलोडिंग का बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट तो नहीं, बेसिक एक कंडीशन बोल सकते हैं हम। बेसिक कंडीशन क्या है, अगर दो फंक्शंस ओवरलोडेड फंक्शंस होगा तो वो दोनों फंक्शंस का नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। ये है तुम्हारा फर्स्ट कंसेप्ट। अगर तुम लोग कभी भी ओवरलोडेड फंक्शंस या फंक्शन ओवरलोडिंग वर्ड कहीं देखोगे, फर्स्ट कंसेप्ट और फर्स्ट कंडीशन जो तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए कि दोनों फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। यह है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंडली, दो फंक्शंस को हम कैसे ओवरलोडेड फंक्शन बोल सकते हैं, और फंक्शन ओवरलोडिंग एक्चुअली क्या है। अगर दो फंक्शंस का नेम सेम होगा और उसका पैरामीटर्स में कुछ डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन द सेंस लाइक आइदर उन दोनों पैरामीटर्स का डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक एक एक सम फंक्शन है जो तुम्हारा दो नंबर का सम कैलकुलेट करेगा, और एक सम फंक्शन है जो तुम्हारा तीन नंबर का सम कैलकुलेट करेगा। वो दोनों ओवरलोडेड फंक्शंस है, ठीक है। और उन दोनों का पैरामीटर में डिफरेंस, नंबर ऑफ पैरामीटर्स में डिफरेंस है, ठीक है। मतलब पैरामीटर्स में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग एक्चुअली क्या है, अगर समझो तुम दो फंक्शन लिखे और दो फंक्शंस का पैरामीटर डिफरेंट होगा, आइदर नंबर ऑफ पैरामीटर का रेस्पेक्ट में और तुम्हारा पैरामीटर्स का डेटा टाइप के रेस्पेक्ट में, और अगर तुम वो फंक्शन को कॉल करोगे मेन फंक्शन से तुम्हारा, तो कंपाइलर ऑटोमेटिक समझ लेगा कौन सा फंक्शन लेना चाहिए कि लेना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये गया तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट। आई विल एक्सपेक्ट दैट तुम लोगों को 100% क्लियर, अगर नहीं भी हुआ तो 50-60% तो क्लियर हो ही गया। उसके बाद हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो लाइक और तुम लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। जावा लैंग्वेज facilitates designing a number of functions with the same function name. However, their parametric types must be different. Such functions are called overloaded functions, and the process is known as function overloading. तो उसके बाद आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन फॉर मल्टीपल पर्पस थ्रू, ये तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म होगा। मैं इधर फंक्शन ओवरलोडिंग लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म जावा इम्प्लीमेंट्स फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस ओवरलोडिंग का कुछ एग्जाम्पल, ठीक है।
तो इधर दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है तुम्हारा, हाँ, फर्स्ट फंक्शन है तुम्हारा एक इंट सम फंक्शन जो तुम्हारा दो पैरामीटर लेता है। सेकेंड है तुम्हारा एक इंट सम फंक्शन जो तीन पैरामीटर लेता है, ठीक है। और थर्ड और एक फंक्शन है पब्लिक डबल सम जो दो पैरामीटर लेता है, पर वो दो पैरामीटर तुम्हारा डबल डेटा टाइप वाला लेता है, ठीक है। अब अगर तुम कोई मेन फंक्शन से अगर कॉल करोगे ना, अगर तुम दो डबल वेरिएबल पास कराओगे कॉल करने के वक्त में, तो ये कंपाइलर ऑटोमेटिक ये वाला फंक्शन ले लेगा, ठीक है। समझ जाएगा ये फंक्शन तुमको यूज़ करना है। और अगर तुम लोग तीन इंटीजर वेरिएबल पास कराओगे मतलब कॉल करने के वक्त में, तो ये ले लेगा। और अगर दो पास कराओगे इंटीजर वेरिएबल तो दो ले लेगा। तो ऐसे तुम्हारा वर्क करता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मेनली तुम्हारा क्या है, ओवरलोडिंग अ फंक्शन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन में है तुम्हारा स्ट्रिंग, ठीक है। सेकेंड फंक्शन में तुम्हारा है इंट, थर्ड फंक्शन है में तुम्हारा है डबल, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा तुम मेन फंक्शन से कौन सा डेटा टाइप पास करोगे कॉल करने के वक्त। अगर तुम स्ट्रिंग एक डेटा टाइप पास करोगे तो ये वाला हो जाएगा कॉल तुम्हारा, मतलब ये वाला यूज़ होगा तुम्हारा। नहीं तो अगर तुम इंटीजर वेरिएबल पास करोगे तो ये वाला यूज़ होगा। और नहीं तो तुम डबल मतलब डेटा टाइप वाला कोई वेरिएबल या वैल्यू तुम पास करोगे तो ये होगा, ठीक है। तो ये गया तुम्हारा फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। उसके बाद आता है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या है? रिकर्सिव फंक्शन मतलब सेल्फ कॉलिंग फंक्शन। मतलब अभी तक तुम लोग पढ़े कि एक फंक्शन को हम मेन फंक्शन से ही कॉल कर सकते हैं। और रिकर्सिव फंक्शन ऐसा कुछ फंक्शन है जो फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, मतलब बस सेल्फ कॉलिंग फंक्शन तुम कह सकते हो। वो खुद को कॉल करता जाएगा अनलेस एंड अनटिल अ कंडीशन, मतलब एक कंडीशन आता है और कंडीशन सेटिस्फाई होता है, वो खुद को कॉल करते ही जाएगा, ठीक है। तो दो फेमस क्वेश्चन आता है, तुम मतलब अगर तुम लोगों को रिकर्शन से आएगा कोई क्वेश्चन तो दो फेमस क्वेश्चन आ सकता है कि एक होता है तुम्हारा या फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, और होता है दो सेकेंड वाला तुम्हारा फिबोनाची सीरीज निकालना, ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल इधर रेडी करके रखा हूँ कैसे फैक्टोरियल तुम कर सकते हो रिकर्शन से। और फिबोनाची तुम लोग ट्राई करना क्या मतलब कैसे कर सकते हो रिकर्शन से, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा रिकर्शन क्या है एक्चुअली। रिकर्सिव फंक्शन इन जावा इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, मतलब एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन है अनटिल अ स्टॉपिंग कंडीशन इज मेड। एक कंडीशन आएगा स्टॉप करने, कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तब तुम्हारा रिकर्शन मतलब सेल्फ कॉलिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इट इज़ यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो फैक्टोरियल का बेसिक कंसेप्ट एक समझते हैं हम पहले। तो 5 का फैक्टोरियल क्या है? 5 का फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो हम 5 फैक्टोरियल को तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम 4 फैक्टोरियल को ऐसे बोल सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब हम 3 फैक्टोरियल को भी ऐसे बोल सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हम 2 फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 1 बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई नंबर ज़ीरो देगा तुम्हारा, मतलब ज़ीरो इनपुट आएगा, तो लाइक ज़ीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। तो वही कंडीशन है, अगर तुम्हारा ज़ीरो आएगा मतलब कभी, तब तो तुम डायरेक्टली रिटर्न कर जाओगे कि भाई ज़ीरो का फैक्टोरियल तो तुम लोगों का 1 होता है। पर अगर तुम लोगों को कोई दूसरा नंबर देगा अदर देन ज़ीरो, मतलब दूसरा कोई पॉजिटिव नंबर देगा, तो तुम कह सकते हो कि एन इंटू एन माइनस वन, मतलब अगर 5 होगा तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 4 फैक्टोरियल फिर से इधर जाएगा, ठीक है, मतलब इधर जाएगा, ठीक है। तो इधर जाके ये देखेगा कि 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद इधर आ जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर से इधर जाएगा, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के वक्त में। तो इधर फिर से आएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल फिर से इधर जाएगा, ठीक है, इधर मिलेगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल फिर से इधर जाएगा, तो 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। और 0 का फैक्टोरियल तो तुम लोगों को पता ही है, 0 का फैक्टोरियल 1 है। तो अब इधर बेस कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया, जब ये प्रोसेस तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इधर स्टॉपिंग कंडीशन क्या है?
स्टॉपिंग कंडीशन है जब n का वैल्यू इक्वल इक्वल टू 0 आ जाएगा तब हम रिटर्न 1 कर दे। ये तुम लोग बोल सकते हो स्टॉपिंग कंडीशन, बेस केस, बेस कंडीशन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब तुम लोग ये फाइनल फैक्टोरियल को कॉल करोगे एक नंबर का, तो फैक्टोरियल इधर तुम्हारा प्रिंट कर देगा। तो यही था तुम्हारा बेसिक एक कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है फैक्टोरियल का, मतलब रिकर्शन का। नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, तुम मेन से कॉल कर सकते हो। रिकर्शन में क्या होता है, एक सेल्फ कॉलिंग फंक्शन खुद को ही खुद कॉल कर रहा है ये फंक्शन, जब तक वो स्टॉपिंग कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड इट इज़ चैप्टर 5। इस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट है, मैं सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। कोई पार्ट में अगर तुम लोग का डाउट होगा तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एक बार से नहीं तो 2 बार देखना, 2 बार से नहीं तो 3 बार देखना। और ये चैप्टर का कंसेप्ट तो मैं सारा ही बता दिया, और हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना, उधर से तुम लोगों का कंसेप्ट और भी क्लियर होगा, और लाइक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तैयार होगा, ठीक है।